नमस्कार, राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका पुनः स्वागत है। चलिए तो बिना देरी करते हुए आज का क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में, लाइसोसोम में और राइबोसोम में। तो यहाँ पर देखिए श्वसन की जो क्रिया होती है वो संपन्न होती है कहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम दिख रहा है आपको। माइटोकॉन्ड्रिया में देखो ये इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या पाया जाता है? यहाँ पर डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि केंद्रक के अलावा ऐसा कौन सा पार्ट है जहाँ पे क्या होता है? डीएनए पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। देखो जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाएंगे वहां से क्या मिल जाता है? बॉडी को ग्लूकोज मिल जाता है। ये ग्लूकोज कहाँ पहुंच जाता है? ब्लड के थ्रू पहुंच जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, सेल में पहुंच जाता है। उसके बाद जो श्वास लेंगे, श्वास से क्या मिलेगा हमको? ऑक्सीजन मिलेगा, 6O2 मिलेगा। फिर इन दोनों के रिएक्शन से क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP का निर्माण होगा। 38 ATP का निर्माण होगा। यहां पर देखिए ये यहाँ पे क्या होगा? ATP का निर्माण हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और यही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण से ATP का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। और ये प्रोसेस किसमें चलते रहती है? तो ये चलते रहता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? कोशिका का श्वसन अंग कहते हैं, प्लस कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है और कोशिका का श्वसन अंग भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में और याद रखिए, ये जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, सबसे बड़ा कोशिकांग है विकसित। ठीक है। उसके बाद देखिए क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ये केवल किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है प्लांट्स में। किसमें पाया जाता है? प्लांट्स में। क्लोरोप्लास्ट में इसमें क्या होता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होते हैं, याद रखना। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, जो क्या करता है? पत्तियों को नमी प्रदान करते रहता है। ठीक है। इस क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होती है, जिसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखिए लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या कहते हैं? इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। इसके अंदर क्या भरा होता है? तो इसके अंदर भरा होता है HCl द्रव। क्या भरा होता है? HCl द्रव, हाइड्रोक्लोरिक लिक्विड। तो ये क्या होता है? जब लाइसोसोम में HCl की वैल्यू बढ़ जाती है, HCl की मात्रा बढ़ जाती है, तो लाइसोसोम फट जाता है, जिससे पूरा कोशिका नष्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। उसके बाद देखिए राइबोसोम। ये क्या करता है? कोशिका के अंदर प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वसन दर किस यंत्र की सहायता से मापी जाती है? तो जो रेस्पिरेशन होता है, जो हम लोग इनहेल करते हैं सांस को और एक्सहेल करते हैं सांस को, किससे मापी जाती है? तो यहाँ पर देखिए ये है इस यंत्र द्वारा मापा जाता है, और इस यंत्र का नाम है स्पाइरोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरोमीटर। तो ये यंत्र से हम लोग क्या करते हैं? जो श्वास लेते हैं और जो श्वास छोड़ते हैं, उसकी वैल्यू को क्या किया जाता है? मापा जाता है स्पाइरोमीटर द्वारा। चलिए एनीमोमीटर क्या होता है? ये वायु की गति को मापने वाला यंत्र है। वायु की गति को मापता है कौन? एनीमोमीटर। उसके बाद मैनोमीटर। ये क्या करता है? मैनोमीटर तो ये याद रखना, ये वायु दाब को मापता है, वायु दाब को मापता है। ठीक है। और बैरोमीटर क्या करता है? तो ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। ये नॉर्मल वायु दाब को मापेगा, ये वायुमंडलीय दाब को मापता है। वायुमंडलीय दाब को कौन मापता है? बैरोमीटर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बैरोमीटर का मान सडनली गिर जाता है तो वो क्या होता है? तो वो आंधी और तूफान आने का संकेत होता है। तो करेक्ट आंसर होगा स्पाइरोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जो श्वसन होती है, श्वास लेते हैं, वो किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखो उपचयन, उष्माशोषी, ऑक्सीकरण, उष्माक्षेपी, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकरण और उष्माशोषी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं श्वसन में क्या होता है? श्वसन में ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज का विखंडन होता है। किसके द्वारा होता है? ऑक्सीजन इसको क्या कर देता है? तोड़ देता है। तो क्या निर्माण होता है? 6CO2 प्लस 6H2O प्लस 38 ATP का निर्माण होता है। ये श्वसन का क्या है? ये श्वसन का रिएक्शन है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, श्वसन कौन से अभिक्रिया है, तो देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, तो यहाँ पर इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना है ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करना मतलब ऑक्सीडेशन। तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इनमें से एक तो पक्का है कि ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है। उसके बाद देखते हैं ये ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी है या अपचयन है। तो यहाँ पर देखिए इसके ऑक्सीडेशन से किसका निर्माण हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है। एटीपी का निर्माण हो रहा है मतलब ऊर्जा का निर्माण हो रहा है, और जिस प्रोसेस में ऊर्जा का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी कहते हैं, उसको ऊष्माक्षेपी। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो जाएगा। चलिए यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि आरक्यू क्या होती है, तो याद रखना आरक्यू होता है जो श्वसन के प्रोसेस में जितना कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं और जितना ऑक्सीजन लिए हैं उसके अनुपात को ही क्या बोलते हैं हम लोग, आरक्यू, रेस्पिरेटरी क्वाटियन श्वसन गुणांक कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का ये आरक्यू कितना होगा, तो यहाँ पर कितना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़े हैं, तो 6, ऑक्सीजन कितना लिए हैं 6, दोनों कट के कितना हो जाएगा 1। तो याद रखना ग्लूकोज का आरक्यू कितना होता है, 1 होता है। चलिए आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन का आरक्यू कितना होता है और वसा का आरक्यू कितना होता है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑक्सीकरण ऊष्माक्षेपी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, श्वसन का वह पद जो अवायवीय श्वसन तथा वायवीय श्वसन दोनों में संपन्न होता है, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, तो याद रखना ये जो होता है ग्लाइकोलिसिस। ये क्या है, तो ये ग्लाइकोलिसिस है, ग्लाइकोलाइसिस। तो ग्लाइकोलिसिस वह पद है जो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन और इनएरोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होता है। तो इसमें क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में याद रखना ग्लूकोज को बदला जाता है किसमें, पारुवेट में या पारुविक अम्ल में। तो यहां से क्वेश्चन पूछेगा, देखो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद क्या है, तो पारुविक अम्ल। ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, तो ग्लूकोज को पारुवेट अम्ल में बदला जाता है। एक ग्लूकोज से कितना पारुवेट बनता है, तो एक ग्लूकोज के अणु से याद रखना 2 पारुवेट बनता है। आगे यही पारुवेट क्रेब चक्र में जाता है और क्रेब चक्र में जाके ये क्या करता है, 2 पारुवेट से 15 एटीपी का निर्माण होता है और 8 एटीपी ग्लाइकोलिसिस से, तो टोटल 38 एटीपी का निर्माण हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस हो जाएगा, जो दोनों में होता है। चलिए नेक्स्ट देखिए डायलिसिस। डायलिसिस क्या होता है, तो डायलिसिस ये होता है हमारे किडनी में। कहां पर, जब हमारा किडनी फेल हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है जिसको डायलाइजर कहा जाता है। जैसे किडनी फेल हो गया तो ब्लड का फिल्टर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, हमारे किडनी में यहाँ पे किडनी के पास डायलाइजर लगा देंगे। अब वो डायलाइजर क्या करेगा, जो किडनी काम करता था वही काम वो डायलाइजर करेगा। तो डायलाइजर द्वारा ब्लड को फिल्टर करना आर्टिफिशियल तरीके से, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहलाता है, ठीक है। तो चलो अब उसके बाद देखो ये ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब होता है परासरण, परासरण की क्रिया होती है उसको ऑस्मोसिस कहते हैं। और मियोसिस क्या होता है, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, कोशिका का अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस कहलाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान किसके माध्यम से होता है, तो हमारा जो फेफड़ा होता है, देखिए यहाँ पे फेफड़ा होता है, उसमें गैसों का आदान प्रदान किस पे होता है, तो देखो जो सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद वो कहाँ पर जाता है, वायु नली के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाता है। फेफड़ों में क्या उपस्थित होता है, तो फेफड़ों में मिलियंसों में उपस्थित होता है एल्वियोलाई। क्या उपस्थित होता है, एल्वियोली उपस्थित होता है। ये एल्वियोली का डायग्राम है। यहाँ पर क्या होता है, तो देखो जो श्वास लिए हैं वहां से क्या आता है, अपनी बॉडी में ऑक्सीजन आता है। श्वास लेंगे तो वहां से क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। जब हार्ट पंप करेगा किसको, ब्लड को, तो ब्लड कहां पर आएगा, वहां से फेफड़ों में आता है। तो यहां से ब्लड आएगा और यहां से ऑक्सीजन आएगा। तो देखो यहां पे हो क्या रहा है, ऑक्सीजन ब्लड में ऐड हो रहे हैं और इस ब्लड से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो रहा है। तो यहां से यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चले जाएंगे और यहां पे ऑक्सीजन अंदर चला जाएगा। तो यहां पर गैसों का आदान प्रदान कहां पर हो रहा है, एल्वियोली में हो रहा है। एल्वियोली की हिंदी में बोलते हैं वायु कुपिका, इसको बोलते हैं वायु कुपिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायु कुपिका, ठीक है। चलिए एल्वियोलाई क्या होता है, तो श्वसन की इकाई पूछेगा, तो श्वसन की इकाई हमारा क्या होता है, हमारा एल्वियोलाई होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, फेफड़ों की सुरक्षा हेतु इनके ऊपर कौन सी झिल्ली का आवरण होता है।
फेफड़ों होता है, देखो जितना भी विकसित जो हमारे बॉडी ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर हो गया, किडनी हो गया, ठीक है, तो इनके सुरक्षा के लिए क्या होता है, इसके बाहर में एक लेयर बनी होती है, इसके सुरक्षा के लिए बाहर में एक लेयर बनी होती है। तो इसके बाहर में ऐसा एक लेयर बना है, इस लेयर को बोलते हैं हम लोग प्लूरा लेयर। कौन सा लेयर बोलते हैं? प्लूरा लेयर, जो इसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्लूरा लेयर करेगा क्या, तो इसको प्रोटेक्ट करेगा। एक बीमारी होती है निमोनिया, सुने ही होंगे निमोनिया। क्या होता है निमोनिया में? तो याद रखना, बार बार खांसी आता है, छींक आता है, बलगम बनते हैं। क्यों बनता है सुनना, जो निमोनिया का वायरस है डिप्लोफोकस निमोनियाई, ठीक है, किससे होता है निमोनिया? तो पहले याद रखिए बैक्टीरिया से होता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? डिप्लोफोकस निमोनियाई। वो डिप्लोफोकस निमोनियाई क्या करता है, इस प्लूरा लेयर को खा जाता है। इस प्लूरा लेयर को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है, इसको खा जाता है, ठीक है। अब ये प्लूरा लेयर को खा गया, मतलब इसमें इसका प्रोटेक्शन लेयर क्या हो गया? खत्म हो गया। तो यहाँ पे क्या होती है? डिजीज चालू हो जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? निमोनिया कहते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्लूरा झिल्ली। चलिए देखिए यहाँ पे पेरिटोनियम झिल्ली। तो पेरिटोनियम झिल्ली क्या होता है? तो ये किडनी के प्रोटेक्शन का जो लेयर होता है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिटोनियम, और ये साथ ही साथ लीवर का भी प्रोटेक्शन करता है। समझ में आ रहा है? तो किडनी और लीवर के जो बाहरी लेयर होते हैं, जो उसकी सुरक्षा के लिए, इसको क्या कहते हैं? पेरिटोनियम झिल्ली कहा जाता है। देखो कोशिका झिल्ली, उसके बाद देखो कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली ये किस में पाया जाता है? तो ये प्लांट में पाया जाता है, प्लांट सेल में प्लस एनिमल सेल में, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है। प्लांट सेल में भी पाया जाएगा और एनिमल सेल में पाया जाएगा कोशिका झिल्ली, ठीक है। ये किसका बना होता है? तो याद रखना ये फास्फोलिपिड का और प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ये केवल पाया जाता है, याद रखना, प्लांट सेल में। किस में पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। और किसका बना होता है? तो सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है ये कोशिका भित्ति। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, याद रखना, कोशिका भित्ति। एक मेन डिफरेंस पूछे एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या एक अंतर है, तो याद रखना सेल वॉल का डिफरेंस होता है। एनिमल सेल में नहीं प्रेजेंट होता, प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लूरा झिल्ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो चलिए वायवीय श्वसन का जो फार्मूला है या रिएक्शन है, क्या होता है? ये होता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। इसके ऑक्सीडेशन से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है और एटीपी का निर्माण हो रहा है। तो देखो ये तो अभिकारक है, ये क्या है? उत्पाद है। तो यही अंतिम उत्पाद में हमको क्या मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी। तो यहां पर देखिए ये भी इसका करेक्ट है, ये भी इसका करेक्ट है और ये भी, क्योंकि तीनों ही मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सभी उत्पाद हमको मिलते हैं इस प्रोसेस से। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन स्क्रीन के सामने देखिए, स्तनधारियों में श्वसन होता है। कहां पर होता है श्वसन, ये पूछा गया है। किसके द्वारा होता है? तो देखो क्लोम गिल्स, इसको बोलते हैं हम लोग गिल्स। तो गिल्स के द्वारा कौन श्वसन करता है? तो गिल्स के द्वारा श्वसन करती हैं मछलियां। कौन करती हैं? मछलियां। और याद रखना मेंढक, मेंढक। तो मछली और मेंढक किसके द्वारा श्वसन करती है? गिल्स के द्वारा श्वसन करती है। त्वचा के द्वारा कौन श्वसन करता है? तो मेंढक, मेंढक त्वचा के द्वारा भी श्वसन करता है। यहां भी देखो क्लोम के द्वारा, गिल्स के द्वारा भी श्वसन करेगा और त्वचा के द्वारा भी श्वसन करेगा। उसके बाद याद रखो श्वास नली, श्वास नली को बोलते हैं ट्रकिया। ट्रकिया से कौन श्वसन करता है? तो जितने भी कीड़े होते हैं, जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं, किससे श्वसन करेंगे? ट्रकिया से श्वसन करते हैं। उसके बाद याद रखना फेफड़ा, लंग्स, लंग्स से कौन श्वसन करेगा? तो जितने भी स्तनधारी हैं, स्तनधारी होते हैं, जितने भी पक्षी होते हैं, ये किससे श्वसन करते हैं? तो फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। और यहां पर देखिए स्तनधारी का पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेफड़ा। स्तनधारी मतलब हम लोग होते हैं जिसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है। मानव, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, ये सब क्या है? स्तनधारी में आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फेफड़ों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता? तो इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, जब हम सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो ऐसा कौन सा वायु का घटक है जिसमें कोई भी एक्सचेंज नहीं होता? वो जैसे जितना मात्रा में अंदर जाता है उतना मात्रा में बाहर आ जाता है। तो देखो जब हम सांस लेते हैं उसको क्या बोला जाता है? इनहेल बोला जाता है, इनहेलेशन।
ठीक है, और श्वास छोड़ते हैं उसको क्या कहते हैं, एक्सेलेशन। तो यहां पर देखिए ये है इनहेल और ये है एक्सेल। तो इनहेलेशन में देखिए कितना परसेंट ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, तो 21% ऑक्सीजन हम लोग अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं। 21% ऑक्सीजन इनहेल करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% इनहेल करेंगे, नाइट्रोजन 78 से 79, 78 पॉइंट समथिंग रहता है, जिसको 78 से 79 ले लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ मात्रा में वेपर्स होते हैं, ठीक है, नमी होती है। अब यहाँ पे ये हमारा इनहेलेशन है, बट याद रखो जब एक्सहेल करते हैं उस टाइम पे क्या होता है, ये 16 से 17% हम लोग किसका एक्सहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन का 16 से 17% एक्सहेल करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का 4% एक्सहेल करते हैं। 79 यहाँ पे 78 से 79 नाइट्रोजन लिए रहते हैं, उतना ही मात्रा में हम लोग क्या कर देते हैं, इसको बाहर कर देते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज नहीं होती। तो नाइट्रोजन ऐसा गैस है जो इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, जिसमें मात्रा उसकी क्या होती है, सेम होती है, और इसके साथ कुछ सैचुरेटेड वेपर्स भी आ जाते हैं, नमी भी आ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। तो देखो यहां पे 4% क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। कहां से आ गए, तो यहां से जो 4% क्या है, ऑक्सीजन है, किसमें कन्वर्ट हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड में। बताया था ना, वहां पे रिएक्शन दिखाया था, वहां पे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो वहां पे 4% कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का क्या होता है, विनिमय हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। तो इसका देखो क्या है, श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक में परिवर्तन नहीं होता, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में एक चीज याद रखना, नाइट्रोजन जितने भी लेग्यूम प्लांट है, दाल कुल होते हैं, लेग्यूम प्लांट कहते हैं, जितने भी दाल कुल के प्लांट हैं उनके जड़ों में क्या पाया जाता है, तो राइजोबियम पाया जाता है। राइजोबियम नामक बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, राइजोबियम। ये राइजोबियम बैक्टीरिया है, राइजोबियम ये क्या करता है, इस नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देता है किसमें, नाइट्रेट में, ट्रेट। तो याद रखना क्वेश्चन पूछता है कि पौधे नाइट्रोजन को किसके रूप में ग्रहण करते हैं, तो पौधे याद रखना नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। कौन कन्वर्ट करता है, तो राइजोबियम कन्वर्ट करता है। कौन से कुल के प्लांट में पाया जाता है, तो दाल कुल में, जिसको लेग्यूम प्लांट भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन, मानव शरीर में ऑक्सीजन अभिगमन का सही अनुक्रम क्या है। तो ऑक्सीजन कहां से कहां जाती है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ऑक्सीजन को नाक के थ्रू लेंगे, फिर हमारे, ठीक है, वायु नली के थ्रू हमारे फेफड़ों में जाएगा, फेफड़ों से हमारे ब्लड में जाएगा, ब्लड से फिर हमारे सेल्स में जाएगा। तो वही क्रम को पूछा गया है। तो देखो यहां से जो हम लोग लेंगे सांस, तो सबसे पहले ये कहां पर जाएगा, तो याद रखना नाक के थ्रू सबसे पहले जाएगा हमारे फेफड़ों में। कहां पर जाएगा, फेफड़ों में। फेफड़ों से ही कहां जाएगा, ये याद रखना, ये जाएगा ब्लड में। ये कहां पर जाएगा, ब्लड में। और ब्लड में क्या होगा, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा। एक हीमोग्लोबिन क्या करेगा, 4 ऑक्सीजन को पकड़ेगा और उसको पकड़ के कहां ले जाएगा, कोशिकाओं में ले जाएगा। कोशिकाओं का समूह को क्या बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, ऊतक कहते हैं। तो ऊतक में लेकर जाएगा। तो ये इसका क्या है, क्रम है, पहले फेफड़ों में, फिर ब्लड में, फिर ऊतक में। तो देखिए यहाँ पे कौन सा आंसर मैच कर रहा है। तो सबसे पहले तो फेफड़ों में जाएगा, मतलब 2 नंबर पहले होगा। किसमें है 2 नंबर, इसमें दिखाई दे रहा है 2 नंबर, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले फेफड़ों में जाएगा, फिर उसके बाद रक्त में जाएगा पहला नंबर, उसके बाद फिर ऊतक में जाएगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए ये हमारा आज का श्वसन तंत्र का 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसी डेली क्वेश्चन सीरीज हम लोग स्टार्ट किए हैं। तो डेली क्वेश्चन सीरीज प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल का नाम है राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। धन्यवाद।